पेयर ऑफ इक्वल and a pair of equal and opposite charges separated by a small distance. A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. तो डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है दो पोल्स. तो हम जैसे ये कह देते हैं ना कि जैसे याद होगा कि मैग्नेट जो होती थी तो मैग्नेट में हम ये बोल देते थे कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. ठीक है. इसी तरीके से जब हम यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज. तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक छोटा सा डिस्टेंस दूरी बनाकर उसको रख दिया जाए तो हम ये कहते हैं कि ये जो पेयर बनता है इसको हम बोल देते हैं डाईपोल. ठीक है. डाईपोल, दो पोल्स. तो एक पोल हो गया पॉजिटिव, एक पोल हो गया नेगेटिव. ठीक. तो इसका एक डायग्राम बनाइएगा. यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है जिसको बोल दिया माइनस क्यू. यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने बोल दिया प्लस का क्यू. माइनस क्यू प्लस क्यू. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जैसे हम जनरली आर ले लेते थे, यहाँ पर आर ना लेकर यहाँ पर उस डिस्टेंस को लेंगे 2a. बट डिस्टेंस तो कुछ भी कांस्टेंट लिया जा सकता है, तो हम उसको a ले लें, 2a, 3a, 4a, वो हमारे हाथ में. हमने उस डिस्टेंस को 2a ले लिया. अच्छा. इसके बाद नोट करेंगे डाइपोल मोमेंट. यहाँ लिखेंगे डाइपोल मोमेंट. मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स का जो है वो आपका क्या बताऊँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी एक मेटल का कितना होगा, मतलब अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? मेटल्स का ऐसा नहीं होगा कि किसी एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है. ठीक है. लेकिन ये होता है कि हाँ मेटल्स जो है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मेटल्स जो है वो कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्शन प्रूफ होता है मेटल्स के थ्रू. तो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग होता है. ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स का एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सारे लिक्विड्स का एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो सबका अलग अलग होता है. डाइपोल मोमेंट. मूवमेंट लिखो, MOMENT. मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट ये एक टर्म है. जैसे हमको याद होगा कि जो फोर्स होता था तो फोर्स के मूवमेंट को यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कह दिया करते थे. तो इसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट एक नई टर्म होगी. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म है, जैसे कि फोर्स एक टर्म है, इसको कैलकुलेट किया जाता है. इसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट जो है ये भी एक टर्म होगी. तो इसमें क्या 2a क्या गुड इवनिंग 2a होता है कि जैसे एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है. उसको मैं a भी ले सकता हूँ, r भी ले सकता हूँ, लेकिन कन्वेंशनली मतलब ऐसे ही इसको 2a ले लिया जाता है. ऐसा क्यों है ये अभी आगे कुछ डेरिवेशंस आएंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि 2a लेने से फ़ायदा क्या होगा. कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमको ये बोल दिया जाता है कि कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको फाइंड आउट करना है. ठीक. और हमको ये बोल दिया जाता है कि भाई मिड पॉइंट है एक रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की सभी साइड्स का मिड पॉइंट है, मान लीजिए ये. तो इसको पूरी लेंथ को x मानने में फ़ायदा नहीं है, पूरी लेंथ को 2x मानने में फ़ायदा होता है. अभी मैं ये कह दूँगा कि यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ x हो गया तो यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ भी x हो गया. नहीं तो अगर पूरे को x मानेंगे तो x/2 लेना पड़ेगा. तो वो अपॉन टू वाले जो टर्म है उससे बचने के लिए हमने क्या करा, पहले ही उसको 2a ले लिया.
क्यों? क्योंकि कई केसेस में आप ये देखेंगे कि मुझे इसका भी आधा लेना पड़ेगा डिस्टेंस का। इस वजह से हमने क्या करा, जो पूरा डिस्टेंस है उसको 2a मान लिया। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक नई टर्म है हमारे लिए। क्या होता है ये नोट करें, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। It measures the strength of an electric dipole. Full stop. The dipole moment of an electric dipole is a vector the dipole moment of an electric dipole, dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation either charge times either charge times the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis and the direction is along the dipole axis. Direction is along the dipole axis from the negative to the positive charge. From the negative to the positive. From the negative to the positive charge. तो क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, जैसे हम ये बोल देते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, तो मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोली जाती है कि वो उसकी 2 टाइम्स है, ठीक। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 2 को आप v वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v वेक्टर दे रखी है और वो बोलते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पहले वाले की 2 टाइम्स है, तो टाइम्स का मतलब क्या है कि आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर बोला कि इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। तो चार्ज आइदर चार्ज का मतलब क्या हो गया, या तो -q ले लो या +q ले लो, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस जो उनकी पोलैरिटी है वो अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आप कोई भी चार्ज ले लीजिए, आपने कोई भी चार्ज ले लिया q और मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन। चार्ज टाइम्स का मतलब जैसे 2 टाइम्स है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे चार्ज टाइम्स तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सेपरेशन में। सेपरेशन कितना है 2a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर लिखिएगा E इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, E इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a और क्यू मल्टीप्लाई बाई और 2a वेक्टर लिखना है यहाँ पर और इस पर p वेक्टर लिखना है, ठीक है। ये जो p वेक्टर है इसी को हम डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट है इस पर p पर मैंने वेक्टर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इसका देखिए कोई प्रूफ नहीं है
कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है, तो डाइपोल मूवमेंट की एक डायरेक्शन होती है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये इसको ये कह देते हैं कि ये बाई कन्वेंशन ले लिया गया। जब शुरुआत में डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया गया कि डाइपोल मूवमेंट ये होता है, तो तभी मान लिया गया कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, पहली चीज़। तो जब उसकी डायरेक्शन मुझे बता दी गई कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो है ना। जब डायरेक्शन है तो फिर ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। तो टू तो कांस्टेंट है, ए वेक्टर पर डिपेंड करेगा ना कि कितना डिस्टेंस है। तो ए को वेक्टर क्यों बोल दिया, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो इस वजह से इसके ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया, समझ गए। उसके बाद ये हो गया आपका डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट से पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा कि एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा डिस्टेंस अपार्ट करके रख दिया, ठीक है। तो लगातार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता रहेगा, लगातार नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो दोनों के बीच में लगातार एक फोर्स लगती रहेगी। इसका मतलब दोनों के बीच में एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर एक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो क्या होगा, वो एकदम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और एकदम जो है वो कंबाइन होकर स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो उस स्ट्रेंथ को मेज़र करने का तरीका ही डाइपोल मूवमेंट है। और वो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि कितना चार्ज है और दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, क्यों ले लिया, और उसको आपने जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नोट करें, इट्स ऐसा यूनिट इज, ऐसा यूनिट मुझे ऐसे ही बता दो, इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब मीटर। क्यों, क्योंकि क्यों क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और ये है डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो सी एम कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट नोट करें, आइडियल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल, इसमें नोट करिएगा। A dipole in which size 2a tends to 0, in which size 2a tends to 0 and charge q tends to infinity and charge q tends to infinity in such a way that the dipole moment in such a way that the dipole moment P is equal to Q into 2A has a finite value. P is equal to Q into 2A has a finite value full stop. Such a dipole of negligibly small size such a dipole of negligibly small size, such a dipole of negligibly small size
इज कॉल्ड एन आइडियल और पॉइंट डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने का एक पैरामीटर है। Such a dipole of negligible small size is called an ideal or point dipole. Ideal or point dipole। यहाँ पर कहानी क्या है, आप ये देखिएगा कि मैंने P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए लिखा है, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए लिखा है, यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं लगाया। इसका मतलब मैं डाइपोल मोमेंट की सिर्फ वैल्यू यानी कि सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन को अभी एक तरफ रख देते हैं। तो आइडियल और पॉइंट डाइपोल क्या होता है? आइडियल और पॉइंट डाइपोल में जिसमें ये डिस्टेंस तो जीरो को टेंड करे और जो चार्ज है वो चार्ज जितना बड़ा होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करे। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि Q इंटू टू ए, तो Q कितना है इन्फिनिटी और 2a कितना है ज़ीरो। तो हम ये कह देते हैं कि इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो लगभग 1 के बराबर हो जाता है। वो बोल रहे हैं ना ये हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू। ऐसा क्यों कहा? इसका एक गलत तरीका तो ये है कि इन्फिनिटी को हम बोल देते हैं 1/0 और ये 0 से 0 कट गया तो ये 1 आ गया, तो ये तो गलत तरीका है, ये तो मेथड रॉन्ग है। लेकिन हम ना इसको ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो 2a है वो 0 है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2a 0 है, उन्होंने कहा इट टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? Q टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 2a टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि 2a इज इक्वल टू 0.000000 1 2 3 4 5 1, कुछ भी आप छोटी सी छोटी वैल्यू ले लीजिए। हमने ये कहा कि ज़ीरो के बाद पॉइंट के बाद 5 0 लगा दिए और फिर 1 लिख दिया, तो ये 2a बहुत छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। लगभग इतनी ही बड़ी वैल्यू आप Q को ले लो। कैसे कि Q को मैंने मान लिया ये भी 1/0 नहीं है, ये क्या है 1/0.0000001। तो हम ये कहेंगे कि जब इतनी छोटी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखा है तो जब पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 1 लाख, है ना। तो 1 लाख कितनी बड़ी टर्म हो गई, बहुत बड़ी टर्म हो गई। तो चार्ज अगर इतना हो गया, 1 कूलम चार्ज ही बहुत होता है, तो 1 लाख कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया। तो हम ये कहेंगे इतना बड़ा चार्ज है, तो उसको मैंने बोल दिया कि वो डिफाइंड नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट वैल्यू है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे कि जब इतनी बड़ी वैल्यू में इतनी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो Q इंटू 2a हमारा क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 1। तो ऐसे को हम ये बोल देते हैं कि ये आइडियल या पॉइंट डाइपोल है, ठीक है, आइडियल या पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल क्यों कहा जाता है? पॉइंट डाइपोल इस वजह से कहा जाता है कि भाई जब 2 यानी कि सेपरेशन ही ना के बराबर है, सेपरेशन ही जब ना के बराबर है तो फिर हम ये कहेंगे ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल पॉइंट के बराबर है, छोटा सा है। जब सेपरेशन ही नहीं है तो हमको जो दोनों अलग अलग चार्जेस हैं वो अलग अलग दिखाई ही नहीं देंगे, तो इस वजह से वो पॉइंट के जैसा छोटा सा हमको डाइपोल नजर आएगा। समझ गए? ठीक। चार्ज इनफाइनाइट ऐसे हो गया ना कि जब भी कभी हम ये बोलते हैं कि 1/0 को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, ऐसा कहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये 1/0 नहीं होता, ये 1/0.0000001 ऐसा कुछ बहुत छोटी टर्म होती है, तो इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ऐसा क्यों करा? ऐसा इस वजह से करा क्योंकि कुछ देखने को मिला हमको, एक अलग सा बिहेवियर देखने को मिला कि अगर 1/2 है तो रिजल्ट आ रहा है 0.5, ठीक है। अगर 1/4 है तो रिजल्ट आ रहा है 0.25, इसके आगे 0 लगा दो एक। तो अगर मान लीजिए 1/8 है तो रिजल्ट आ रहा है 0.125, इसके आगे एक और 0 लगाओ, इसके आगे एक और 0 लगाओ। अगर मान लीजिए इसी तरह से 1/10 है तो रिजल्ट आ रहा है 0.100। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये वैल्यू बड़ी आती जा रही है। तो हमने क्या करा, ये 1/2 करा। अब मैं 1/1 करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। हम और कम करते हैं, हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को जितना छोटा करते चले जाएंगे, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी आती चली जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 थी, बड़ी वैल्यू थी, तो रिजल्ट है 0.100। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दी, 8 कर दी, तो ये 100 से बढ़कर 125 हो गया। और कम कर दी
तो ये 125 से बढ़कर 250 हो गया, और कम कर दी 4 से कम 500 हो गया। तो जितनी आप डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी 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 करते चले जाएंगे, फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू बड़ी 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 आती चली जाएगी। तो हमने कहा इसको कर दो इतना छोटा कि ना के बराबर, इससे ज़्यादा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता पॉजिटिव टर्म। तो हमने कह दिया 0.0000 10 जीरो लगा दिए, फिर 1 लगा दिया। तो हमने कहा ये ज़ीरो भी नहीं हुआ, ये ज़ीरो भी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी वैल्यू है, इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि इट टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इतनी छोटी वैल्यू आ जाएगी तो हम ये कहेंगे कि जब डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा छोटा आ गया तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। तो उस बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को एक नाम दे दिया गया, उसको कह दिया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनंत का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। और वो इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो उसको कभी कभी नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए। हेलो हेलो, हाँ जी जी, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ प्लीज़ आपको। हाँ जी, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। जरा देखिएगा कि जब मैं आइडियल और पॉइंट डायपोल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कहानी सिर्फ इसलिए बतानी ज़रूरी थी कि ये टेंड्स टू ज़ीरो है, और ये भी ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये टेंड्स टू ज़ीरो है, ठीक। तो जब हम एक बहुत बड़ी वैल्यू को एक बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट में 1 आ जाता है, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे कैलकुलेट करा जाता है तो वो नोट करेंगे। नोट करिएगा, पहले तो ये नोट करें डाइपोल फील्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, डाइपोल फील्ड डाइपोल फील्ड, ठीक है। इसमें आप नोट करिएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole is called a dipole field. Is called a dipole field. The electric field produced by an electric dipole is called a dipole field, ठीक है। तो जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जब डाइपोल की वजह से होता है तो हम डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डाइपोल फील्ड बोल देते हैं। ज़रा सोचो, हमने क्या करा था कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज Q, यहाँ पर एक चार्ज है और ये एक पॉइंट है P। हमसे ये कहा जाता था कि चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ सीधा, मैं फोर्स नहीं बता रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था 1/4πε0 Q/r², याद है Q/r²। मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर चलता था जिसको मैं Q0 बोल देता था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये लेकर चलते थे, ठीक है। और वो जो Q0 है वो आपका जब हम फोर्स निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F को Q0 से जब हम डिवाइड करते थे तो वो आपका Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाता था। तो यहाँ पर आपने चार्ज की वैल्यू क्या रखी है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक चार्ज होगा, उस चार्ज की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकल रहे हैं, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और इस चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद है ना, यही था। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात अभी करी ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन पर भी आएंगे अभी। अब आप नोट करेंगे फॉर्मूला तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैं बात करता हूँ कि लेकिन अब तो डाइपोल है, तो डाइपोल में वही एक चार्ज नहीं होता, डाइपोल में तो 2 चार्ज होते हैं, ठीक।
तो आप नोट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of a dipole. बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले क्या करना है, डाइपोल बनाना है। डाइपोल क्या होता है, टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट फॉर्म्स अ डाइपोल। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस क्यू, यहाँ पर मैंने ले लिया प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को जानबूझकर क्या लिया जाता है, 2a, ठीक है, 2a ले लिया जाता है। तो ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये इस डाइपोल की एक्सिस हो गई। इसी एक्सिस पर आगे कहीं एक पॉइंट ले लीजिए P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से। अब एक चार्ज की वजह से नहीं बताना, अब एक डाइपोल की वजह से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, ये जो दोनों चार्ज है ना, इन दोनों चार्ज को मैंने एक यूनिट मान लिया, ये एक डाइपोल है। जैसे कि मैग्नेट होती है ना, तो मैग्नेट में एक जो मैग्नेट का टुकड़ा है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो मैग्नेट को भी एक डाइपोल माना जाता है। डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटी, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। हम डायरेक्शन भी देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसी तरीके से जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो दोनों को हमने क्या बोल दिया, डाइपोल। अच्छा, अगर सिंगल चार्ज हो तो उसको मोनोपोल कहते हैं, मोनो फॉर वन एंड डाई फॉर टू, ठीक। तो इसलिए ये एक आइडेंटिटी हो गई, ये डाइपोल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब भी मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो याद करिएगा वहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं क्या करूँगा, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस पर दो चार्जेस का इफेक्ट आएगा। ये जो प्लस वाला है ना, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए E प्लस क्यू, E सब्सक्रिप्ट में लिखे प्लस क्यू, E प्लस क्यू। और ये जो नेगेटिव वाला है, जब इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पर हमने माना एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो नेगेटिव जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया E माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, रिपेलिंग, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिंग। समझ गए कि नहीं, क्लियर है। पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। समझ रहे हैं। उसके बाद हमने ये मान लिया कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया, उसको बोल दिया मैंने O, सेंट्रल पॉइंट मैंने ले लिया O। अब सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया स्मॉल r। पता है क्यों, कोई मेरे से ये कहने लगे कि यहाँ से गाज़ियाबाद से मेरठ जाना है, तो डिस्टेंस बताओ कितना है। तो एक बंदा बोलता है कि गाज़ियाबाद से मेरठ का डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर है। उसने कहा कि मेरठ तो मोदी नगर खत्म होते ही मेरठ चालू हो जाता है, तो उसने बोला 40 किलोमीटर। एक बोलता है नहीं नहीं 60 किलोमीटर है। उसने कहा कि नहीं, मेरठ जब खत्म होगा मुजफ्फरनगर की बाउंड्री चालू होगी, मैं तो तब मानूंगा कि वो वाला कोना है मेरे लिए तो मेरठ। तो दोनों का झगड़ा खत्म कर दिया गया और ये कह दिया गया कि जो भी किसी सिटी का एक सेंट्रल पॉइंट है और दूसरे सिटी का जो सेंट्रल पॉइंट है, तो गाज़ियाबाद का सेंट्रल पॉइंट लिया गया और मेरठ का सेंट्रल पॉइंट लिया गया। फिर दोनों के सेंट्रल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक, वो चीज़ है। तो इसी तरीके से अब क्या हुआ कि इसने कहा कि नहीं पॉइंट P तो ये छोटा सा, ये तो एक पॉइंट है, लेकिन इसका जब इस डाइपोल से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ना तो ये वाला ना ये वाला, इसका सेंट्रल पॉइंट कर दो ताकि झगड़ा खत्म हो जाए दोनों का। तो इसके सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाता है। तो जब भी कोई बड़ी बॉडी होती है, किसी बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, तो बड़ी बॉडी का सेंट्रल पॉइंट लिया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या था, स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन था, तो लाइन पर इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो लाई करा। कोई बॉडी होती तो बॉडी के केस में क्या लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। जैसे अगर स्क्वायर बॉडी होती तो स्क्वायर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ, जहाँ उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस तरीके से, ठीक। तो अब जरा देखिएगा कि ये डिस्टेंस हो गया r। अब आप ये बताइए प्लस q और p के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, बता दो जरा। ये 2a है तो ये वाला छोटा डिस्टेंस है, ये वाला छोटा डिस्टेंस है, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस a है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, r माइनस a, समझ गए। ऐसे ही पॉइंट P से अगर इस माइनस Q तक का डिस्टेंस लेना है तो बता दो कितना हो जाएगा, कितना, r प्लस है, बिल्कुल सही। r माइनस है और r प्लस है, समझ में आ गया इस फिगर में, क्यों नहीं आया समझ में। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ठीक है, और सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो r में से इसको हटा दो, a को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया r माइनस है, तो आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस r है, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, a ही तो है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, r प्लस है, ठीक। अब जो ये कहानी बताई गई है इसको नोट करो। टेस्ट चार्ज रखा है सर, हाँ, Q पर पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रखा है, सॉरी सर P पर टेस्ट चार्ज रखा तो सर वो नेगेटिव टेस्ट है। अच्छा, ये E माइनस क्यू जो लिखा हुआ है, ये E माइनस क्यू पता है क्या है? ये है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाले की वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा रहता है, तो पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होगा, रिपेलिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब नोट करिएगा ये सारी चीज़। सर हमें उस चार्ज से इस चार्ज तक डिस्टेंस बताना था, और उसमें उस चार्ज की वजह से तो टोटल मतलब एक में प्लस क्यू से p तक का डिस्टेंस और एक में माइनस क्यू से p तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक जगह r माइनस है हो गया, एक जगह r प्लस है। सर एक और चीज़ पूछ रही थी, टेस्ट चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तो अपनी टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना किसी भी पॉइंट पर, तो हम वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लोकेट कर देते हैं, वो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल किसी लाइन में करंट है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आता है, इलेक्ट्रिशियन लेकर आता है ना जेब में, उसको टेस्टर बोलता है, वो चेक करता है उसको लगाने के लिए। तो ये जो है ये टेस्ट चार्ज का सिर्फ इतना काम है, ये टेस्टिंग के लिए है कि भाई इसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, बस ये चेक करने के लिए होता है, बाकी टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप नोट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर इलेक्ट्रिक पोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस। ये डायग्राम आपने अगर ड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस, consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q separated by distance, plus q and minus q separated by distance 2a and placed in vacuum, 2a and placed in vacuum, placed in vacuum, full stop. Let P be a point on the axial line at distance smaller, on the axial line at distance smaller from the center O of the dipole,
from the center O of the dipole, from the center O of the dipole on the side of the charge plus Q. On the side of the charge प्लस Q, ठीक है। तो प्लस Q वाला जो चार्ज है उसकी साइड पर हमने एक पॉइंट भी कंसिडर करा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P इज electric field due to charge minus Q, due to charge minus Q, electric field due to charge minus Q at point capital P is E minus Q, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाइए, इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना डिस्टेंस है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब R तो नहीं है, माइनस Q से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस है, समझ रहे, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखिएगा बेटा P कैप और इधर माइनस लगा देना, इधर माइनस लगा देना। बताओ देखिए, माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, ठीक है। हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर बताना पड़ता है, तो P वेक्टर का यूनिट P वेक्टर यानी कि डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। लेकिन जो ये E माइनस Q है इसकी डायरेक्शन तो इसकी अपोजिट है, तो P की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज माइनस Q इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो उसको नलीफाई करने के लिए माइनस साइन लगाया गया। जब डिस्टेंसेस, जब हमारा डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम कहते हैं कि माइनस है, बस नेगेटिव साइन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और ये शायद इस P कैप से समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि P कैप जो है ये क्या है, ये P वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ और E माइनस Q की डायरेक्शन इस तरफ, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge plus Q at point P is E plus Q vector is equal to 1/4 pi epsilon naught और Q upon R minus A का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए E प्लस Q की डायरेक्शन तो ये, अच्छा जो यहाँ पर चार्ज लिया जाता है ना, जो यहाँ पर चार्ज लिया जाता है तो वो चार्ज की सिर्फ वैल्यू ली जाती है, ये नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर उसकी वजह से माइनस आ गया, तो याद रखना वो जो माइनस आया है वो डायरेक्शन की वजह से आया है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो प्लस Q है, प्लस Q का और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस है, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई नेगेटिव तो नहीं आएगा साइन, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये जो P वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी है और E प्लस Q की डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब प्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो भाई जो डाइपोल था, डाइपोल में दो ही चार्जेस थे और दोनों चार्जेस की वजह से मैंने इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दीजिए, समझ गए, ठीक है भाई, हार्दिक क्लियर। चलिए इसके बाद आप नोट करें, hence the resultant electric field at P is the resultant electric field
P इज, ये हो गया E वेक्टर और नीचे लिखेंगे आप एक्शियल इज इक्वल टू प्लस, ये हो गया। ठीक है, दोनों को हमको ऐड करना है, तो प्लस क्यू की वजह से क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, और माइनस प्लस जो है, अब इसके आगे क्या है, ये माइनस है, तो फिर माइनस लगा था सीधा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ये हो गया। तो अब आप ये देखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, पी कैप इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप क्या करो, पी कैप को कॉमन लेकर इस तरफ लिख लीजिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया पहले, यहाँ पर लिख दिया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया ये पी कैप। ठीक है, ये समझ में आ गया बस। अब क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एक तरफ तो r माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक तरफ r प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो जब एलसीएम लेंगे तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, जब एलसीएम के नाम पर दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर तो इधर आ गया, माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर इधर आ गया, और इसके बाद पी कैप। ठीक, अब देखिएगा ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो उसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो उसको ए बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, वही आर माइनस ए का भी स्क्वायर है और आर प्लस ए का भी स्क्वायर है। अब ये जो आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, बीच में माइनस का साइन, ये होगा, अभी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r है, ब्रैकेट बंद। हाँ बताओ, हाँ लिख लो। ठीक है, हो गया। हाँ, अब जरा देखिएगा, ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, और इधर माइनस था तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 2r ए, अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर तो था ही भाई, बाहर तो होल स्क्वायर था ही, ए आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए को लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर तो होल स्क्वायर था ही। अब यहाँ माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर गया, माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर गया, तो 2r ए, अच्छा लास्ट में पी कैप है, तो हमने कॉमन लेकर बाद में पी कैप लिख रखा है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 2r ए प्लस 2r ए क्या हो गया, 4r ए, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है,
तो ई एक्शियल आया ये हमारे पास, ई एक्शियल वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखना है 1/4πε0। ये जो क्यू था इसको हटा दो यहाँ से, और क्या करो कि ये जो 4RA है इसको लिख दो ऐसे Q इंटू 2A अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर इंटू 2R। ठीक है, बताइए लिखा जा सकता है? भाई ये जो 4A है, इस 4A को मैंने लिख दिया 2A इंटू 2R, 4RA लिखा हुआ है तो 2A इंटू 2R लिख दिया, 4RA बन जाएगा। और 2A को Q के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि Q इंटू 2A क्या बन जाता है? डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, तो इसको लिख देंगे P। समझ गए? नहीं समझे? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, है ना? तो मैंने ये जो 4RA है इसको लिख दिया 2R इंटू 2A, तो 2R इंटू 2A करेंगे तो 4RA ही आएगा। और ये जो Q यहाँ बाहर को लिखा हुआ था थोड़ा सा, इसको यहाँ लिख लिया इसके साथ, तो Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, तो P बन जाएगा यहाँ पर। तो ई एक्शियल वेक्टर हो गया, ई एक्शियल वेक्टर हो गया 1/4πε0, ये हो गया P। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2PR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक, ये करने के बाद में फिर नोट करेंगे कि फॉर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, और R is very very greater than A square can be neglected as compared to R square. A square can be neglected as compared to R square. तो देखो हमने करा क्या था, हमने जो डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बताई थी, उसमें ये कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कब एग्जिस्ट करता है? जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। वो जो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस हम खुद ही बोलकर चल रहे हैं वो स्मॉल है, उस स्मॉल डिस्टेंस को क्या लिया था 2A, तो 2A का भी आधा क्या हो गया A, तो वो तो स्मॉल का भी आधा हो गया, तो इसको मतलब वो तो और ज़्यादा छोटा हो गया, तो A हो गया बहुत छोटा। अब अगर कोई बहुत छोटी टर्म होती है, उस छोटी टर्म का स्क्वायर कर देते हैं या क्यूब कर देते हैं तो वो और भी छोटा आ जाता है। छोटा मतलब ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को हम छोटा बोल रहे हैं, नहीं, छोटा मतलब 0.01 सेंटीमीटर या 0.02 सेंटीमीटर। तो अगर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.0001। समझ रहे हैं? 0.0001। तो हम ये कहेंगे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटी आती है। दैट्स वाई R स्क्वायर के सामने A स्क्वायर को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। दैट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर। ये A स्क्वायर इतना छोटा है कि हम ये कहेंगे R स्क्वायर में से जरा सा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो लगभग R स्क्वायर के ही बराबर रहेगा। सो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन, अब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर ही मान लिया, R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर, और ठीक है। वन अपॉन 4πε0 2PR अपॉन R की पावर 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो R क्यूब हो गया। तो 1/4πε0 2P
अपॉन आर क्यूब और पी कैप, ये हमारा एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और क्या आया ये रिजल्ट, जो हमने रिजल्टेंट निकाला इसका, ये क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या है, लिख दीजिए टूवर्ड्स राइट, क्योंकि जो लेफ्ट में डायरेक्शन था उसको तो मैंने नेगेटिव ले लिया था। अब जो ये रिजल्ट आया है ये पॉजिटिव आया, इसमें कहीं कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करके छोड़ दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हमें करना क्या है। जैसे ये था, नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये एक्शियल पॉइंट वाला कर रहा है ना भाई, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, न जाने कितनी बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जैसे डाइपोल की एक्सिस के अलाउंग लिया था, अब एक्सिस के अलाउंग ना लेकर डाइपोल के परपेंडिकुलर, मतलब डाइपोल ऐसे है आपका, ऐसे लेटा हुआ है, तो ऊपर की तरफ हमने कहीं पर पॉइंट ले लिया। मान लीजिए ये डाइपोल है, ये प्लस की हो गया और ये माइनस की हो गया, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। अच्छा, स्कूल में कहाँ तक पहुँचे, क्या करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं चैप्टर पहला वाला ही ना, और चैप्टर कौन सा करा रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हमारे स्कूल में तो हाँ, हमारे स्कूल में तो अरे वो तो छोड़ो, फिर भी मतलब चैप्टर तो यही स्टार्ट करवाया ना।